लेसन 3 देखिए लेसन 3 आपकी आवाज नहीं आ रहा, ये करो मत करो। हाँ लेसन 3 कर दीजिए। लेसन 3 ठीक है, हाँ स्टार्ट कीजिएगा बोल जो। हाँ लेसन 3 पे देखिएगा, पहला वर्ड है एडेक्वेट। एडेक्वेट जिसका यूज हम करते हैं एडजेक्टिव की तरह। इसका मतलब ये है कि इसका यूज हम करेंगे किसी हेल्पिंग वर्ब के बाद। इसका मतलब होता है इनफ, या हिंदी में कहा जाए पर्याप्त। सेकंड वर्ड आता है ब्लेंड। ब्लेंड जिसका यूज हम करते हैं वर्ब की तरह। इसका मतलब ये है कि वर्ब जो कि किसी भी सब्जेक्ट के बाद आ सकता है या किसी हम हेल्पिंग वर्ब के बाद भी यूज कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है। और इसका मतलब होता है इसको किसी चीज में मिक्स करना, मिलाना। थर्ड वर्ड आ रहा है कैलामिटी। कैलामिटी जिसका यूज हम करते हैं नाउन की तरह। नाउन इसका मतलब होता है डिजास्टर, मतलब बहुत ही दुर्भाग्य या संकट। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्लैम्बर पे। क्लैम्बर जिसका यूज किया जाता है वर्ब की तरह। वर्ब इसका मतलब ये है कि इसका यूज या तो आप सब्जेक्ट के बाद करेंगे या हेल्पिंग वर्ब के बाद भी कर सकते हैं। क्लैम्बर इसका मतलब होता है बहुत ही मुश्किल से किसी जगह पे चढ़ना। डिकेड ये यूज किया गया है नाउन की तरह। जो पीरियड होता है 10 ईयर्स का, 10 सालों का जो ड्यूरेशन होता है उसको हम कहते हैं डिकेड। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, जो वर्ड है फिकल। फिकल जिसका यूज करते हैं हम एडजेक्टिव की तरह। इसका मतलब ये है कि ये वर्ड नाउन के बाद भी आ सकता है। ठीक है, ये सॉरी, इसका यूज हम कर सकते हैं एडजेक्टिव की तरह, जिसका मतलब है कि इसका यूज हम करते हैं चेंजेबल। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका यूज हम नाउन के पहले कर सकते हैं, किसी हेल्पिंग वर्ब के बाद भी कर सकते हैं। गॉन्ट, गॉन्ट जिसका यूज करते हैं हम सिर्फ एडजेक्टिव की तरह। ठीक है, इसका मतलब होता है हंग्री। मतलब हंग्री जहां पे यूज कर रहे हैं, हंग्री के सेंस में गॉन्ट का यूज किया सकता है। और इसका यूज भी हम किसी नाउन के पहले कर सकते हैं या फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हॉरी। हॉरी जो कि एडजेक्टिव है, इसका यूज भी हम हेल्पिंग वर्ब के बाद कर सकते हैं। इसका मतलब होता है वाइट या ग्रे भी जिसको कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंटरवेन। जिस तरह से हम लोग इंटरफेयर का यूज करते हैं उस तरह से इंटरवेन का भी यूज कर सकते हैं, जिसका यूज हम लोग करते हैं वर्ब की तरह। मतलब कहीं पे कोई बोल रहा होता है तो उस बीच में कहीं पे टांग अड़ा देते हैं, तो उस केस में हम इंटरवेन या इंटरफेयर का यूज कर सकते हैं। दूसरा वर्ड है लिवाई। लिवाई जिसका यूज हम करते हैं वर्ब की तरह। इसके हिंदी में अगर कहा जाए तो जहाँ पे कहीं पे टैक्स लगाया जाता है, टैक्स कलेक्ट किया जाता है, उसका इस वर्ड का यूज उसी तरह से हम करते हैं। मिसगिविंग। मिसगिविंग जिसका यूज हम करते हैं नाउन की तरह। इसका मतलब होता है कहीं पे किसी को कुछ बोलने में हिचकिचाहट हो रही है, एजिटेशन हो रहा है, उस सेंस में हम इस मिसगिविंग वर्ड का यूज करते हैं, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये नाउन है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है पैरामाउंट। पैरामाउंट जिसका यूज हम करते हैं एडजेक्टिव की तरह। एडजेक्टिव इसका मतलब ये है पैरामाउंट जिसकी मीनिंग होती है बहुत ही पावरफुल या बहुत ही इंपॉर्टेंट। पॉन्डर। पॉन्डर जिसका यूज हम करते हैं वर्ब की तरह। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी चीज पर हम लोग बहुत डीपली सोचते हैं, कंसीडर करते हैं, तो उस सेंस में हम पॉन्डर का यूज कर सकते हैं। इट्स अ वर्ब। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है टावरिंग। टावरिंग जिसका यूज किया जाता है एडजेक्टिव की तरह। इसका मतलब होता है बहुत ही ऊंचा। ठीक है, तो ये 14 वर्ड्स जो आपने देखा है इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच कैटेगराइज करके दिया हुआ है। इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि इसमें इसका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी दिया गया है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेनिफिशियल होगा। राइट, तो आप कोशिश कीजिएगा कि सारे वर्ड्स को अच्छी तरह से इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के साथ याद कर लें। तो ये 14 वर्ड्स जो आप देख रहे हैं, ये 14 वर्ड्स आपको फिल करना है लेसन 3 में जो दिया हुआ है उसमें। उसके बाद देखिए, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है एलिजियंस और अलायंस। दोनों ही नाउन है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? एलिजियंस इसका यूज हम करते हैं ऑब्लिगेशन,
मतलब मोरल ड्यूटी, नैतिक कर्तव्य के सेंस में। लेकिन अलायंस, अलायंस भी जिसका यूज हम किया गया यहाँ पे नाउन की तरह, इसका मतलब ये होता है कॉलिशन, कॉपरेशन। मतलब देखते होंगे कहीं कहीं पे सरकार जो बनाई जाती है किसी की मदद लेके बनाई जाती है, तो उस सेंस में हम अलायंस का यूज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए एक्सेस और एक्सेल, दो वर्ड है, दोनों ही नाउन है, दोनों में डिफरेंस क्या है? तो एक्सेस की यहाँ पे मीनिंग दी गई है एन इमेजिनरी लाइन थ्रू द सेंटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड विच द ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक ऐसा सेंटर जहां पे एक ऑब्जेक्ट जो है घूमता है, दैट इज कॉल्ड एक्सेस। सेकेंड वर्ड है एक्सल, एक्सल अ रोड दैट कनेक्ट्स अ पेयर ऑफ व्हील्स ऑन अ व्हीकल। एक ऐसा रोड जो जिसमें गाड़ी के दो चक्के जो है वो जुड़े हुए रहते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सेल। तो दोनों ही वर्ड नाउन है। ठीक है, अब देखिए किस वर्ड का हम कहाँ पे कैसे यूज करेंगे, वो देखिए यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है उसमें देखते हैं हम। तो फर्स्ट है यहाँ पे द अर्थ रिवॉल्व्स, तो द अर्थ रिवॉल्व्स ऑन इट्स, यहाँ पे एक्सिस वर्ड भी है और एक्सेल वर्ड भी है। तो अर्थ रिवॉल्व्स यहाँ पे यूज करेंगे हम एक्सिस का। उसके बाद बॉय स्काउट्स ऑलवेज प्लेज टू देयर कंट्री, तो यहाँ पे एलिजियंस वर्ड भी है और अलायंस वर्ड भी है। तो यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड जो है वो है एलिजियंस, मतलब मॉरल ड्यूटी की भावना उनमें आती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉरी, द व्हील्स ऑफ द वैगन विल टर्न मोर स्मूथली इफ यू पुट ग्रीस। तो ग्रीस आप कहाँ पे लगाएंगे? एक्सेल पे लगाएंगे। ठीक है, तो जो व्हील है वो आसानी के साथ स्मूथली जो है मूव करेगा, यहाँ पे वर्ड हो जाएगा एक्सेल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, द फ्री कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव फॉर्म्ड अ स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे दो वर्ड है, एलेजियंस भी और अलायंस भी है। तो द फ्री कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव फॉर्म्ड, बहुत ही स्ट्रॉन्ग किया उन्होंने, फॉर्म किया है, अलायंस फॉर्म किया है। ठीक है, तो ये चारों वर्ड इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए सी में क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है, अनलेस यू ब्लैंक एट वंस द क्वारल बिटवीन द टू कजन्स मे बिकम सीरियस। तो यहाँ पे अनलेस, अनलेस जो कि नेगेटिव वर्ड है, जब तक नहीं उसकी मीनिंग होती है, तो इसका कहने का मतलब है द क्वारल बिटवीन टू कजन्स मे बिकम सीरियस, जो लड़ाई है दो लोगों के बीच में, दो कजन्स के बीच में, सीरियस हो सकती है। यहाँ पे सबसे अप्रोप्रिएट वर्ड है इंटरवेन, अनलेस यू इंटरवेन। उसके बाद सेकंड में आएगा, ही इज टू ब्लैंक टू बी काउंटेड ऑन, ही हैज ऑलरेडी चार्ज्ड, ही हैज ऑलरेडी चेंज्ड साइड 3 टाइम्स। यहाँ पे सबसे अप्रोप्रिएट वर्ड जो है सेकंड के लिए वो हम यूज करेंगे फिकल। ठीक है, मतलब वो चेंज होने वाला है, मूव होने वाला है। द टू टाउन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, द टाउन काउंसिल डिसाइडेड टू ब्लैंक अ टैक्स ऑन ऑल बाइसिकल्स। तो द टाउन काउंसिल डिसाइडेड टू लेवाई अ टैक्स। ठीक है, तो यहाँ पे लेवाई वर्ड टैक्स के लिए हम यूज करते हैं, क्या अप्रोप्रिएट वर्ड है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, टू रिच द शोर वी हैड टू ब्लैंक डाउन अ रॉकी लेज। तो यहाँ पे 4 के लिए हम यूज करेंगे क्लैम्पर का, जिसकी मीनिंग आई थी बहुत ही डिफिकल्टी से कहीं पे चढ़ाई करना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, नोइंग हिज केयरलेस हैबिट्स आई डिड नॉट लेंड हिम द बुक विदाउट। मुझे पता है उसकी केयरलेस हैबिट। ठीक है, आई डिड नॉट लेंड हिम द बुक विदाउट, यहाँ पे सबसे अप्रोप्रिएट वर्ड है मिसगिविंग। ठीक है, मिसगिविंग आ जाएगा यहाँ पे। 6 में ट्राई टू फाइंड कर्टेन्स दैट विल ब्लैंक विद द ग्रीन ऑफ द वॉल्स। यहाँ पे सबसे अप्रोप्रिएट वर्ड है ब्लेंड, ट्राई टू फाइंड कर्टेन्स दैट विल ब्लेंड विद द ग्रीन ऑफ द वॉल्स। 7 में देखिएगा, बिफोर द एग्जामिनेशन स्टार्ट्स, before the examination begins you must make sure that there is a blank supply of ink in each room। तो यहाँ पे आप आसानी के साथ समझ सकते हैं कि यहाँ पे हम यूज करने जा रहे हैं इफ सफिशिएंट का, इनफ का। अगर वो वर्ड नहीं है तो हम एडेक्वेट का यूज कर सकते हैं, अनएडेक्वेट। 8 में देखिएगा, द ओल्ड मैन वाज बाल्ड एक्सेप्ट फॉर अ फ्रिंज ऑफ ब्लैंक हेयर। तो यहाँ पे सबसे अप्रोप्रिएट वर्ड है हॉरी, हॉरी का यूज यहाँ पे करेंगे। 9, the professor seemed to blank for several seconds before answering the question। तो प्रोफेसर जो है किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए उन्होंने क्या किया,
यहाँ पे सबसे अप्रोप्रिएट वर्ड थिंक वर्ड का यूज कर सकते हैं, थिंक डीपली, या फिर दूसरा वर्ड जो यहाँ पे आ रहा है पॉन्डर, पॉन्डर का यूज हम कर सकते हैं। 10 we had to make our way past blank cliffs of granite। तो यहाँ पे सबसे अप्रोप्रिएट वर्ड है टावरिंग, we had to make our way past towering cliffs of granite। 11 में देखिएगा, it is of blank importance to have sufficient lifeguards on duty at the swimming pool। तो किस चीज का है? तो 11 में सबसे अप्रोप्रिएट वर्ड जो है वो आएगा पैरामाउंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंस टू हैव सफिशिएंट लाइफगार्ड्स ऑन ड्यूटी एट द स्विमिंग पूल। उसके बाद 12 में देखिए, अ वीक ऑफ वेट वेदर इन द मिडल ऑफ द हार्वेस्ट वुड बी अ, ठीक है, बहुत ही खतर मतलब वेट वेदर जो है कैसा हो सकता है? तो 12 के लिए सबसे अप्रोप्रिएट वर्ड इसमें आ रहा है कैलामिटी। कैलामिटी बहुत ही मुश्किल वाला टाइम। 13 में देखिए, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ ग्रास ऑन द रेंज द हॉर्सेस वर। अब ग्रास की वहां पे कमी हो गई तो हॉर्सेस वहां पे क्या थे? हंग्री भी थे, ठीक है। और दूसरा वर्ड जो यहाँ पे है गॉन्ट का हम यूज कर सकते हैं, गॉन्ट। उसके बाद 14 फ्रॉम 1919 to 1929 दिस कंट्री इंजॉयड अ ब्लैंक ऑफ प्रॉस्पेरिटी। तो यहाँ पे क्लियर सी बात है, यहाँ पे 10 सालों के बारे में बात की जा रही है, मतलब डिकेड की बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पे आ जाएगा अ डिकेड, ठीक है। तो ये लेसन और ये सारे वर्ड्स का यूज यहाँ पे दिया गया है, मतलब ये आप आसानी के साथ इसको समझ सकते हैं, मतलब वर्ड्स का यूज बताया गया है। अब आपकी ये ड्यूटी है कि ये जो लेसन मैंने बताया इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट इसमें सबसे आपके लिए ये है कि इसका एंटोनिम्स और सिनोनिम वर्ड्स की यूजेस आप समझ चुके हैं और आसानी के साथ इसको यूज कर सकते हैं, जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब अपनी कॉपी और पेन अपने साथ रखिएगा, क्योंकि अब स्टार्ट करेंगे आर्टिकल। आर्टिकल में हम कुछ बोलेंगे भी और वो आपको लिखना भी होगा, तो जरा ध्यान रखिएगा। देखिए, तो आर्टिकल जैसा आप अपने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि आर्टिकल अ, एन और द होता है, ठीक है। ईमान, डायरी पर पूरा डायरी अ, एन और द होता है, ठीक है। तो आर्टिकल अ, एन को इंडेफिनिट आर्टिकल और आर्टिकल द को डेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये हुआ, वहां पे आप नोट कर लीजिएगा, आर्टिकल द, डेफिनेट आर्टिकल, आर्टिकल आ और एन, इनडेफिनेट आर्टिकल। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आपने आर्टिकल द को डेफिनेट क्यों कहा और आर्टिकल आ और एन को इनडेफिनेट कहा, क्या क्यों कहा? तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉर्ट आउट करते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं, ताकि आगे आपके लिए समझने में आसानी हो। सबसे पहले आई, यहाँ पे एक सेंटेंस मेरा है, उसको लिखते जाइए। देयर इज ब्लैंक बॉय, देयर इज ब्लैंक बॉय, फुल स्टॉप। उसी लाइन में ब्लैंक बॉय वाज नॉटी, ब्लैंक बॉय वाज नॉटी। उसके बाद सेकंड लाइन है मेरी,
blank boys of this school are naughty. Blank boys of this school are naughty. तो अब देखिए इंडेफिनिट और डेफिनिट आर्टिकल को हम लोग यहाँ पे क्लियर करते हुए चलते हैं, ठीक है, और बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, आप आसानी के साथ समझेंगे। तो पहला वाला सेंटेंस जो आप समझ रहे होंगे कि देयर इज, वहां पे आर्टिकल आ लगेगा, आर्टिकल और सेकंड वाले में द बॉय इज नॉटी, वहां पे द का यूज करेंगे हम, ठीक है। तो रीजन आप समझ जाइए कि क्यों वहां पे पहले वाले में आर्टिकल आ और सेकंड वाले में आर्टिकल द लगा। रीजन ये है कि जब सबसे पहले हम लोगों ने बॉय के बारे में बात की, तो इसका मतलब ये है कि उस बॉय के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी, इस कारण से वहां पे इंडेफिनिट आर्टिकल आ का यूज किया गया। लेकिन वही सेकंड वाले वर्ड में जब सेंटेंस में जब हम लोगों ने बॉय का यूज किया, तो इसका मतलब ये है कि उस बॉय के बारे में हमें जानकारी मिल गई, इस कारण से वहां पे आर्टिकल द का यूज किया गया, ठीक है। So that's why it is called article a or an is called indefinite article and article the is called definite article. उसके बाद सेकंड वाली लाइन कह रहा है ब्लैंक बॉयज ऑफ दिस स्कूल आर नॉटी। अब वहां पे हम आर्टिकल आ का यूज करें, आर्टिकल द का यूज करें, तो वहां पे हम आर्टिकल द लगाएंगे। आर्टिकल द इसलिए लगाएंगे क्योंकि वहां पे बॉयज की बात की जा रही है, एक पर्टिकुलर स्कूल के बारे में जो कि डेफिनेट को शो कर रहा है, इस कारण से वहां पे आर्टिकल द लगाएंगे। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन indefinite and definite article. तो मुझे लगता है कि ये आप लोगों का क्लियर हो गया होगा डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल। अब हम लोग सबसे पहले आर्टिकल आ और एन का यूज देखते हैं। तो जैसा आपने बचपन में पढ़ा था कि आर्टिकल एन का यूज हम करते हैं वॉवेल लेटर के पहले, और आर्टिकल आ का यूज करते हैं हम कॉन्सोनेंट लेटर के पहले, मतलब स्वर और व्यंजन, ठीक है। लेकिन वो उस कंसेप्ट को आप लोगों को बताया गया था आर्टिकल आ और एन को समझाने के लिए। लेकिन अब इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, तो आप उस कंसेप्ट को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए और आप हिंदी पे आ जाइए। हिंदी में आपने जरूर पढ़ा होगा स्वर और व्यंजन। तो स्वर की अगर बात करें तो स्वर आपके दिमाग में जरूर होगा, आ ई उ ए। तो अब आपको वॉवेल लेटर के अकॉर्डिंग आर्टिकल एन का यूज नहीं करना है, बल्कि आर्टिकल एन का यूज करना है वॉवेल साउंड के अनुसार। मतलब अब आप उस वर्ड को भूल जाए, उस लेटर को भूल जाइए कि हमें कहीं पे ई नजर आया तो हम लगा देंगे आर्टिकल एन, ऐसा नहीं। अब साउंड के ऊपर ये डिपेंड करेगा कैसे। तो चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमारे सामने एक वर्ड आ गया अम्ब्रेला, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला अब यू से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसमें आर्टिकल हम एन का यूज करेंगे, क्योंकि आपको पता है ए ई आई ओ यू तो है ही मेरा वॉवेल वर्ड। लेकिन दूसरा वर्ड मेरे सामने आ गया यूनिवर्सिटी। ध्यान रखिएगा, यूनिवर्सिटी, दोनों ही वर्ड यूज हो, दोनों ही वर्ड्स को स्टार्ट किया गया है यहाँ से यू से। लेकिन पहले वाले में आर्टिकल एन का यूज किया गया, लेकिन सेकंड वाले में हम आर्टिकल आ लगाएंगे। आर्टिकल आ इसलिए लगाएंगे क्योंकि वहां पे रीजन ये है कि यूनिवर्सिटी में हिंदी का साउंड यू आ रहा है या, और ऊपर वाले में अम्ब्रेला में साउंड आ रहा है आ, यू से अम्ब्रेला। तो आपको हिंदी के साउंड के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। इसी तरह से दूसरे वर्ड पे हम आते हैं। एलिफेंट स्टार्ट हो रहा है ई से। दूसरा वर्ड यूरोपियन स्टार्ट हो रहा है फिर से यूज ई से। दोनों ही जगह एलिफेंट यूरोपियन, लेकिन पहले वाले में हम यूज करेंगे आर्टिकल एन का, एन एलिफेंट। लेकिन सेकंड वाले में एन यूरोपियन नहीं कह सकते, क्योंकि स्टार्ट होने के बावजूद, ई से स्टार्ट होने के बावजूद वहां पे हिंदी वाला साउंड आ रहा है यू, या से स्टार्ट हो जा रहा है। इस कारण से वहां पे हम यूज करेंगे आर्टिकल आ का, अ यूरोपियन।
उसके बाद देखिए एप्पल, एप्पल वर्ड आ गया, नो डाउट कि आप एन का ही यूज करेंगे, एन एप्पल, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं। उसके बाद यूनियन, यू से स्टार्ट हो रहा है, UNION, यूनियन, ठीक है, यूनियन। वंस अगेन यहाँ पे वर्ड है, आपका लेटर है यू, लेकिन हिंदी का अगर हम साउंड देखें तो या आ रहा है यू, इसका मतलब यहाँ पे हम यूज करेंगे आर्टिकल आ का, आ यूनियन। तो बहुत ही रिमार्केबल चीजें हैं ये, हमने जो स्कूल में पढ़ा और अब जिस कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो इस पे बहुत ध्यान से, क्योंकि आर्टिकल लगता है कि हमें बहुत छोटा चैप्टर है और बहुत ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन है बहुत ही माइनर मिस्टेक भी, छोटी सी मिस्टेक आप गलती भी करते हैं तो आपका मार्क्स कट सकता है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, मतलब नेगेटिव में जा सकता है वो। उसके बाद देखिए ऑक्स, नो डाउट की ओ से स्टार्ट हो रहा है, वहां पे आप एन का ही यूज करेंगे, हिंदी वाला साउंड ही आ रहा है वहां पे, ऑक्स आ, ठीक है। ऑरेंज, वंस अगेन वहां पे ओ से स्टार्ट किया गया और हिंदी का भी साउंड आ रहा है, एन का यूज किया गया। उसके बाद अब देखिए एक वर्ड ऐसा है जो एच से स्टार्ट हो रहा है, HOUR, ठीक है, स्टार्ट हो रहा है एच से, HOUR, आर। अब हर किसी को लगता है कि ये तो कॉन्सोनेंट वर्ड लेटर है, यहाँ पे हम आर्टिकल एन का यूज नहीं कर सकते, यस यू आर राइट, बट द थिंग इज दैट यहाँ पे जो साउंड आ रहा है हमारा, वो साउंड आ रहा है वोवेल का, मतलब हिंदी वाला आर। इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पे आर्टिकल अगर ये बोल दें कि आ आर तो गलत हो जाएगा, यहाँ पे हमें यूज करना पड़ेगा एन का, एन आर, ठीक है। तो आर के पहले, HOUR के पहले आप यूज करेंगे एन का। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लेटर जो है बदलते जा रहे हैं, AEIOU के अलावा आपके सामने बहुत सारे लेटर्स आ रहे हैं, जहाँ पे हम यूज करते जा रहे हैं आर्टिकल एन का, ठीक है। तो ये रिमार्केबल चीजें होंगी। अब दूसरा एक वर्ड आ रहा है यूजफुल, USEFUL, यूजफुल, ठीक है। वंस अगेन वर्ड स्टार्ट हो रहा है यू के साथ, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब ये है कि ये किस कैटेगरी में आ रहा है, आपका लग रहा है कि वोवेल वाले कैटेगरी में आ रहा है, बिल्कुल सही, आपका सोचना बिल्कुल सही है कि वोवेल वाली कैटेगरी में ही ये आ रहा है, बट द थिंग इज दैट इसकी साउंड आ रही है या की, यू। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम आर्टिकल एन लगाने की बजाय आर्टिकल यूज करेंगे आ का, ठीक है, आ यूजफुल थिंग। उसके बाद देखिए एक वर्ड आ रहा है YEAR, ईयर, और दूसरा वर्ड है कान वाला ईयर, EAR, ठीक है। दोनों का प्रोनाउंसिएशन आप अगर करेंगे तो दोनों के प्रोनाउंसिएशन आपको सेम लग रहा है, ईयर और ईयर। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम दोनों जगहों पे एन का यूज कर देते हैं या दोनों जगह पे आ का यूज कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अगर पकड़िएगा तो ईयर, हिंदी का ई आ रहा है, Thank you, sir. वेलकम एवरीवन। Thank you, sir.